बच्चों, आज मैं आपके सामने मांग से संबंधित एक प्रमुख अवधारणा को लेकर आई हूँ, जिसे हम दो रूपों में जानते हैं। एक मांगी गई मात्रा में परिवर्तन के रूप में और दूसरा बच्चों मांग में परिवर्तन के रूप में। बहुत सरल शब्दों में इसे ऐसा समझिए कि अगर किसी भी कारणवश आपको नया मांग वक्र प्राप्त हो रहा है, आपका पहला एक मांग वक्र था और आपको एक नया मांग वक्र प्राप्त हो रहा है, तो बच्चों ये स्थिति मांग में परिवर्तन कहलाएगी। अगर मांग कम भी हो रही है और तब भी आपको एक नया वक्र प्राप्त हो रहा है, तो ये स्थिति मांग में परिवर्तन कहलाएगी। तो इस स्थिति को हम दो भागों में बांटते हैं, मांग में वृद्धि और मांग में कमी के रूप में। तो इसका प्रमुख कारण होता है कीमत। जब कभी भी आप ये देखें कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग बढ़ रही है या मांग घट रही है, तो आप इसे समझिएगा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, चेंज इन क्वांटिटी, नॉट इन डिमांड। मांग में नहीं, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन है ये। अगर वह किससे प्रभावित है? कीमत से। लेकिन अगर वह कीमत से प्रभावित नहीं है, कीमत से प्रभावित नहीं है बच्चों, उस पर कीमत का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसके बावजूद मांग बढ़ जा रही है, तो इसे हम मांग में वृद्धि कहेंगे। और कीमत का कुछ असर नहीं पड़ रहा है, उसके बावजूद मांग कम हो जा रही है बच्चों, तो इसे हम मांग में कमी कहेंगे। अब इसके कंडीशंस को देखिए कि जब मांग में वृद्धि होती है तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे निकालते हैं। तो उसका कैलकुलेशन हम इन दो तरीकों से निकालते हैं बच्चों। कैसे? अगर कीमत बिल्कुल समान रही है, उसके बावजूद किसी कारण से मांग बढ़ गई है, तो इसे हम, इस कंडीशन को भी हम क्या कहेंगे? मांग में वृद्धि। देखिए, कीमत से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। ठीक वैसे ही अगर अधिक कीमत हो गई है, ठीक, तो बच्चों हम मांग के नियम में क्या पढ़ते हैं कि अगर अधिक कीमत हो गई है तो लोग उसकी मांग कम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कीमत बढ़ गई है उस चीज की, लेकिन उसके बावजूद जितना लोग पहले मांग रहे थे आज भी उतना ही मांग कर रहे हैं, समान मांग कर रहे हैं। तो जरा सोच कर देखिए, ये भी एक तरह की मांग में वृद्धि ही तो है कि होना कम था लेकिन कम नहीं हुआ, वो वैसा ही बना रहा। तो ये कंडीशन भी बच्चों, अधिक कीमत हो जाए उसके बावजूद मांग पे फर्क ना पड़े, वो एज इट इज जैसी थी वैसी ही रहे, तो इस स्थिति को भी बच्चों हम मांग में वृद्धि कहेंगे। अब मांग में कमी को समझिए। ठीक वैसे ही अगर कीमत एक जैसी है, पिछले हफ्ते जितनी कीमत थी उतनी ही इस हफ्ते भी कीमत है, उसके बावजूद मांग अपने आप कम हो गई है, कीमत से प्रभावित ही नहीं हुई, तो इस स्थिति को हम मांग में कमी कहेंगे। और ठीक वैसे सोचिए कि कम अगर कीमत हुई है किसी वस्तु की, तो मांग का नियम क्या बताता है कि अगर कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। लेकिन कम कीमत हो गई है फिर भी मांग बढ़ी नहीं, जितनी थी वैसी ही रही। तो जरा सोचिए, ये कंडीशन भी क्या कहलाएगी? मांग में कमी। क्योंकि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि भाई बढ़ेगी, लेकिन वो बढ़ी नहीं, एज इट इज ही रही। तो एक तरह से जहां उसे बढ़ना था वो बढ़ी नहीं, पीछे ही रह गई। तो इस स्थिति को बच्चों मांग में कमी कही जाएगी। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि अगर कीमत से प्रभावित हो रही है मांग, तो वो है मांग में विस्तार और मांग में संकुचन, और इसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी, मात्रा में परिवर्तन। लेकिन कीमत को छोड़कर बहुत सारी चीजें हैं जो मांग को प्रभावित करती हैं। आपने मांग के निर्धारक घटक पढ़े होंगे, तो उन सारी चीजों में मांग, कीमत को छोड़कर किसी भी चीज से अगर मांग प्रभावित हो गई है, मांग बढ़ गई है या मांग घट गई है, तो इसे हम कहेंगे बच्चों मांग में परिवर्तन। अब इस प्रश्न को आपको और किस तरीके से एग्जामिनर्स पूछ सकते हैं? वो आपसे पूछ सकते हैं कि कब नया मांग वक्र प्राप्त होता है।
तो आपको उत्तर लिखना होगा, जब मांग में परिवर्तन होता है तो नया मांग वक्र प्राप्त होता है। क्वेश्चन होगा, कब मांग के घटने या बढ़ने पर नया मांग वक्र नहीं मिलता? तो आपका उत्तर होगा, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन के समय। इस तरह से प्रश्न आते हैं या इस तरह से आपकी समझ का अवलोकन किया जाता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझे हैं या नहीं। भाई नया मांग वक्र मिला है, आप सीधे कहिए मांग में परिवर्तन है। नया मांग वक्र नहीं मिला है तो आप कहिए मांग में नहीं, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन है। अब इसे ही हम देखेंगे कि कैसे मांग में विस्तार होता है और मांग में संकुचन। बच्चों, जब हम मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को पढ़ते हैं ना, तो कई जगहों पर या कई राज्य बोर्डों में प्रश्न आता है मूवमेंट इन डिमांड कर्व, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मांग वक्र पर संचलन, और जिसे अंग्रेजी में हम कहेंगे मूवमेंट इन डिमांड कर्व। ये तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि कब डिमांड कर्व पे या मांग वक्र पे संचलन होता है, ऊपर नीचे जाया जाता है। तो कब पे जाया जाता है? मांगी गई मात्रा में परिवर्तन पे, चेंज इन क्वांटिटी होने पर हम इसे मांग वक्र पे संचलन या मूवमेंट इन डिमांड कर्व कहते हैं। और जब हमको न्यू डिमांड कर्व मिल जाएगा, नया मांग वक्र मिल जाएगा, तो हम उसे कहेंगे चेंज इन डिमांड। तो बहुत बारीक सा अंतर है। चलिए इसे वक्रों की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। अब मांग में विस्तार को देख लेते हैं। एक एक करके हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। सबसे पहले कीमत से प्रभावित होती है, तो ये बात आप प्रूफ कैसे करेंगे कि मांग में विस्तार जो है वो कीमत से प्रभावित होगा। तो मांग में जब भी आप विस्तार को बताइए तो सबसे पहले आप एक छोटी सी तालिका से ये प्रूफ कीजिए कि कैसे कम कीमत पर अधिक मांग होती है और अधिक कीमत पर कम मांग होती है। जैसे यहाँ मैं एक उदाहरण ले रही हूँ कि अगर वस्तु की कीमत प्रति इकाई कीमत इधर रख लेती हूँ और इधर रख देती हूँ मांग। बच्चों, आप कभी भी रटने की कोशिश मत किया कीजिए, अर्थशास्त्र में समझिए और अपनी तालिका खुद बनाइए। अब मुझे क्या दिखाना है? मांग में विस्तार, मतलब मैं मांग अधिक दिखाना चाहती हूँ। तो नियम के अनुसार मैं सबसे पहले क्या करूँगी? कीमत को ज़्यादा रखूँगी ताकि मैं ये दिखा सकूँ कि पहले मांग कम थी। तो यहाँ मैंने कीमत रख ली 5 रुपये और अब मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि जब कीमत किसी वस्तु की 5 रुपये थी तो सिर्फ उसकी 10 इकाइयों की मांग की जा रही थी। मांग में विस्तार दिखाना है, वृद्धि। तो अब मैं क्या करूँगी? कीमत से मुझे प्रभावित कराना है, मैं कीमत को कम कर दूँगी। तो मांग का नियम याद कीजिए, जब कीमत कम हो जाएगी तो मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ जब कीमत बच्चों 3 रुपये हो गई तो मांग बढ़कर हो जाएगी 20। आपने प्रूफ कर दिया ना कि ये कंडीशन क्या है? मांग में विस्तार। तुरंत इस तालिका के बाद इसी बात को आप चित्र के माध्यम से भी प्रूफ कर दीजिए। आप यहाँ पे दो के अंतर से बच्चों बना लीजिए, जहां पर आप किससे दिखाएंगे? कीमत को। और यहाँ पर आप बताइए मांग या मात्रा। अब मांग और मात्रा में भी 10, 20 और एक और ज़्यादा हम ले लेते हैं 30 तक। ठीक, अब हम दर्शा लेते हैं कि जब कीमत क्या थी? 5 रुपये, जो इसके बीच में था, तब वस्तु की मांग कितनी थी बच्चों? 10 के बराबर। ठीक, जब कीमत घट कर कितनी हो गई? 3, जो यहाँ आएगा, तब बढ़कर कितनी हो गई मांग? 20 के बराबर। आपने ये बनाया, उसी के साथ एक डिमांड कर्व आप यहाँ पर बना लीजिए। तो ये जो हुआ डिमांड कर्व बना डी।
अब इस पे आपको संचलन भी दिखाना है, मूवमेंट दिखाना बहुत जरूरी है, एरो लगना ही चाहिए। तो आपका यहाँ पर जो एरो आएगा वो किस ओर आ जाएगा, ये मांग में वृद्धि को दिखा रहा है, तो वो किस अक्ष की ओर आएगा बच्चों, वो एक्स अक्ष की ओर आएगा। मतलब आप इसे इस तरीके से दिखाएंगे कि मांग में क्या हो रहा है, पहले इतनी ही क्वांटिटी थी, अब क्या हुई, यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई। तो आप इस तरह का संचलन दिखाकर यहाँ पर बता देंगे कि यहाँ पर मांग में क्या हुआ है, यहाँ मांग में विस्तार हुआ है। बस बच्चों, इतनी आसानी से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको मांग में संकुचन बताती हूँ। अब इस संकुचन को देखने के लिए बिल्कुल वैसे ही रहने दीजिए, बस कुछ चीज़ों में हम चेंजेस कर लेते हैं। ये और यहाँ पर मैं सेम यही रखने वाली हूँ, बस मात्रा जो है वो थोड़ी अलग करूँगी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रति इकाई कीमत और बस इसे आप कर दीजिए उल्टा, जो आपके लिए बहुत ही सरल होगा कि आपको दिखाना है कि मांग में संकुचन, संकुचन मतलब कीमत में वृद्धि के कारण मांग हो गई कम। तो उसके लिए पहले आप क्या रखेंगे बच्चों, कीमत को आप रखिए कम। जैसे यहाँ रखिए प्रति इकाई कीमत कितनी, 3 रुपए, और उस 3 रुपए पर मांग कितनी थी, 20। जब कीमत बढ़कर हो जाएगी 5 रुपए तो मांग घटकर हो जाएगी 10 रुपए। तो यहाँ कमी हुई है 10 के बराबर। तो आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि जब कीमत के कारण मांग कम हो जाती है तो इस स्थिति को मांग संकुचन कहते हैं। जब कीमत के कारण मांग बढ़ जाती है तो इस स्थिति को मांग में विस्तार कहते हैं। चलिए इसे चित्र से प्रूफ कर लेते हैं। जब 3 था तब कितना था, 20। तो हम दर्शा लेंगे कि जब 3 था तो ये 20 हो गया, और जब बढ़कर 5 रुपए हुआ तो ये कितना हो गया बच्चों, 10। अब यहाँ पे आप एरो इस ओर लगाइए ताकि आप मांग में कमी को बता सकें। अब जब आपको बताना होगा कि मांग वक्र पे किस तरह का संचलन हुआ, तो बच्चों आप इस ओर एरो लगाएंगे क्योंकि मांग वक्र में इस तरह का संचलन हुआ, क्योंकि मांग 20 से घटकर कितनी हुई, 10। इसलिए आप इस तरह ऊपर की तरफ का एरो लगाएंगे कि ये सिकुड़ रहा है, और यहाँ पे लिख देंगे ये क्या है, मांग का संकुचन। बस इतना ही बच्चों, और आपने अपनी बात प्रूफ कर दी कि मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है वह कीमत के कारण होता है। उसे हम मांग में परिवर्तन नहीं कहते, वो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन है, जिसे मांग में विस्तार और संकुचन के रूप में जाना जाता है, और जो पूरा का पूरा सिर्फ कीमत से प्रभावित होता है। अब चलिए देखते हैं कि जब कीमत का प्रभाव नहीं पड़ता, अन्य चीजों का प्रभाव पड़ता है, तब कैसे मांग में परिवर्तन होता है, कैसे एक नया वक्र हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले लेंगे बच्चों मांग में वृद्धि की स्थिति को। मांग में वृद्धि किसे कहते हैं, याद रखिएगा। अब आप मांग में परिवर्तन को पढ़ रहे हैं, और मांग में परिवर्तन का अर्थ है कि पूरा का पूरा वक्र ही बदल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ मांग में वृद्धि। मैं एक साथ दोनों कॉन्सेप्ट को लेने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब मांग में वृद्धि की स्थिति को मैंने आपसे कहा था कि ये 2 तरह की कंडीशन होती है। 2 तरह की कंडीशन, तालिका भी बनाएंगे और चित्र भी देखेंगे। एक मैंने बताया था कि जब कीमतें बिल्कुल भी समान रहें और अपने आप मांग बढ़ जाए, ठीक। तो पहली कंडीशन क्या थी, समान कीमत और मांग वृद्धि। कीमत बिल्कुल समान रहे और मांग बढ़ जाए, मांग में वृद्धि हो जाए। तो इस कंडीशन को आप प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों, एक तरफ लिखिए कीमत और दूसरी तरफ लिखिए मांग।
अब कैसी कीमत रखनी है आपको? समान। तो आपने रखा 10 और 10, और आपको क्या दिखाना है कि कीमत समान है लेकिन मांग क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि पहले 10 थी, 10 में 10 थी, और फिर जब 10 ही है तो वो बढ़कर 20 हो गई है। बस ये छोटी सी तालिका बच्चों आपको बता के प्रूफ करनी है, यही कीमत समान। तो देखिए कीमत समान है, 10 रुपए है, यहाँ पे भी 10 रुपए है, लेकिन मांग जो है वो बढ़ गई है। चाहे उसका कारण कोई भी हो, कुछ भी कारण हो सकता है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत हो सकती है, भविष्य में कीमत बढ़ने या घटने की आशा हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मांग क्या हुई? बढ़ गई। अब जब आप इसी चीज को चित्र में दर्शाएंगे तो इसके लिए चित्र कैसा बनाएंगे बच्चों, उसे देखिएगा। मैं एक साथ दोनों कॉन्सेप्ट ले रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने चित्र थोड़ा छोटा बनाऊंगी, आप उसे ध्यान दीजिएगा। चलिए इधर हम मांग को दर्शाएंगे और इधर हम दर्शाएंगे कीमत को। तो कीमत हमारी कैसी रहेगी? 10, क्योंकि वो कीमत क्या है? समान। तो मैंने ये 10 ले लिया, लेकिन मांग क्या है? बढ़ रही है। यहाँ 10 और यहाँ मैंने 20 ले लिया। ये मेरा हो गया OX अक्ष और ये मेरा OY अक्ष। अब इसमें मुझे दर्शाना है कि कीमत जब 10 थी तो पहले मांग कितनी थी? 10। उसके बाद की, तो इसके लिए मुझे क्या खींचना होगा? एक मांग वक्र। मांग को दर्शाने के लिए मैंने खींच लिया। ये मेरा मांग वक्र है, इसे मैं D1 का नाम दे देती हूँ। अब जब परिवर्तन हुआ तो देख लेते हैं कीमत कितनी रही बच्चों? 10, और मांग बढ़कर हो गई 20। तो अब इसे मुझे बढ़ाना होगा, मैं इसे ले जाऊंगी 20 तक। तो अगर मेरी मांग बढ़ गई है तो मुझे एक नया वक्र भी चाहिए होगा। तो वो नया वक्र मैं यहाँ खींचूंगी, जिसे मैं नाम दे दूंगी D2। तो आपने देखा कि जब समान कीमत रहती है उसके बावजूद मांग बढ़ जाए तो इसे हम कहते हैं मांग में वृद्धि। कीमत से प्रभावित नहीं हो रही है मांग, अन्य किसी भी कारण से प्रभावित हो रही है, कीमत तो एक जैसी है, उसके बावजूद मांग बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमें एक नया मांग वक्र मिला है। वो नया मांग वक्र हमारा क्या है? D2। तो इस स्थिति को भी बच्चों हम क्या कहेंगे? मांग में वृद्धि। अधिक कीमत हो जाए और उसके बावजूद मांग कम ना हो, उतनी की उतनी ही बनी रहे, मतलब एक तरह से वो बढ़ी ही हुई है, क्योंकि मांग का नियम ये कहता है कि अगर कीमत बढ़ गई है तो मांग को कम होना था, लेकिन कीमत बढ़ गई है पर मांग पे कोई असर ही नहीं पड़ा, वो कम ही नहीं हुई, वो उसी स्थिति में बनी रही। तो इसको भी बच्चों हम मांग में वृद्धि के अंतर्गत लेते हैं। तो चलिए इस कंडीशन को भी लिख लेते हैं। इस कंडीशन के लिए हमें कीवर्ड क्या लिखना होगा? जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि समान कीमत और मांग में वृद्धि, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अधिक कीमत और समान मांग। कीमत बढ़ गई लेकिन मांग कैसी रही? समान। अब इसको भी आप प्रूफ कैसे करोगे बच्चों? एक छोटी सी तालिका बनाओगे, इधर लिख दो कीमत और इधर लिखो मांग, और याद रखना इसी में छुपा हुआ है सारा राज। अधिक कीमत करना है आपको, आप बढ़ा दो, यहाँ पे 5 रुपए कीमत पहले रख दो, उसके बाद कीमत को बढ़ा के 10 रुपए कर दो, और मांग कैसी है? समान, तो आप 20 और 20 रख दो इसे। बस अपना तालिका खुद बनाइए, किसी का बताया हुआ या बुक का रटने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कीमत जो है वो बढ़ गई, अधिक कीमत हो गई, लेकिन उसके बावजूद मांग कैसी हुई? समान। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तब भी हमको एक नया मांग वक्र मिलेगा। कैसे? चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे। अब यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ेगी बच्चों, तो इसलिए मैं तालिका के को थोड़ा और छोटा करते हुए यहाँ बगल में आपके लिए चित्र बनाती हूँ। ये रहा चित्र, ये OX अक्ष, ये मेरा OY,
याद रखिएगा कि यहाँ पर अब मांग समान है, तो सीधे सीधे इसको क्या ले लिए 20, ये हुआ मांग। और पहले जब कीमत कितनी थी बच्चों 5, तब मांग कितनी थी 20। ठीक, तो इसके लिए मुझे एक मांग वक्र बनाना होगा। मैंने ये मांग वक्र बना दिया, वो हो गया D1 D1। अब कीमत बढ़कर कितनी हो गई बच्चों 10, तो मेरे को बढ़ा हुआ दर्शाना है, मैं यहाँ पर दर्शा दूंगी, ये हुआ मेरा 10। लेकिन मांग कैसी रही बच्चों, मांग तो एज इट इज कैसी होगी, वो 20 ही रहेगी। ठीक, तो अब भी मुझे एक नया मांग वक्र दर्शाना होगा जो होगा D1 D1। अब देखिए विस्तार हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना, मांग बढ़ी ना, तो इस तरह से आपको फिर एक नया मांग वक्र मिल गया। तो याद रखिएगा समान कीमत हो और मांग में वृद्धि हो जाए तो भी इस कंडीशन को हम मांग में परिवर्तन, मांग में वृद्धि कहते हैं। और अधिक कीमत होने के बावजूद मांग कम होने की बजाय उतनी ही रहे, समान मांग रहे, तो भी एक नया वक्र मिलता है और इसे हम मांग में वृद्धि ही कहते हैं। अब चलिए हम मांग में कमी को भी समझते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर रही, बस इसे थोड़ा और छोटा लिखने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। बस थोड़े से परिवर्तन से मांग में कमी, जब समान कीमत हो बच्चों और मांग कम हो जाए, इसका कीवर्ड है मांग में अगर आप कमी देख रहे हैं तो इसका कीवर्ड हो जाएगा बच्चों की कीमत समान रहे लेकिन मांग क्या हो जाए कम। और ठीक वैसे ही कीमत जो है वो कम हो जाए, कम कीमत हो जाए लेकिन मांग रहे समान ही, कीमत कम हो जाए और मांग रहे समान ही, तो मांग को बढ़ना चाहिए था लेकिन वो नहीं बढ़ी, तो भी इस कंडीशन को हम मांग में कमी कहेंगे। चलिए इसे समझते हैं कैसे। अब आपको प्रूफ करना है, आप एक तरफ लिख लीजिए कीमत और दूसरी तरफ लिख लीजिए बच्चों मांग। देखिए फिर वही कंडीशन है, आपको कीमत क्या रखनी है समान, चलिए 10 और 10 रख लिया। मांग क्या रखनी है बच्चों कम, तो 10 पे आप बता दीजिए कि मांग पहले कितनी थी 20 और अब कितनी हो गई है मांग, तो मांग कम हो गई है, वो कितनी हो गई है 10। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ये कंडीशन कहलाएगी मांग में कमी। अब हमको नया मांग वक्र मिलेगा या नहीं, चलिए चित्र बनाकर भी इसे देख लेते हैं। ये हमारा OX अक्ष और ये हमारा OY अक्ष। अब यहाँ पर कीमत तो एक ही है 10, तो हम यहाँ पे दर्शा लिए कीमत। अब अगर हम मांग दर्शा रहे हैं, तो मांग दर्शा रहे हैं तो हमें पहले जब 10 था तब ये 10 हम ले लेते हैं और यहाँ पे 20, तो जब 10 रुपए कीमत था बच्चों तो मांग कितनी थी 20, तो ये मेरा बना। अब इसके लिए मुझे एक मांग वक्र चाहिए जिसे मैंने नाम दे दिया D1 D1 का। अब कीमत तो वही है 10 लेकिन मेरी मांग क्या हो गई है कम हो गई है, तो ये लाइन यहाँ जाएगी बच्चों। तो इसके लिए भी मुझे एक मांग वक्र बनाना होगा, चलिए उसे बना लेते हैं। ये मेरा बन गया मांग वक्र D2 D2। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार आगे की तरफ बढ़ा क्या, नहीं पीछे की तरफ आया। इसे बाईं तरफ आना कहते हैं, बढ़ने को दाईं तरफ जाना कहते हैं। तो बच्चों इस बार पीछे की ओर खसका है, तो आपको एरो लगाकर इसे बताना पड़ेगा कि मांग वक्र जो है वो खिसक गया है या मांग में कमी हो गई है। पहले D1 D1 था, अब पीछे की तरफ खिसक कर D2 D2 हो गया है, जो ये बता रहा है कि मांग में क्या हो गई है कमी। और मांग में कमी भी हुई तो उसका अर्थ क्या है बच्चों, मांग में परिवर्तन हो गया।
अब ठीक इसी तरह इसे देख लीजिए, कम कीमत समान मांग। बिल्कुल, अब मेरे बच्चों को तालिका बनानी है, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लिख लेंगे कीमत और यहाँ पर हम लिखेंगे मांग। अब देख लीजिए हेडिंग क्या है? कम कीमत। ठीक है, तो पहले आप इसे दर्शा दीजिए कि कीमत कितनी थी? 20 रुपए, और तब मांग कितनी थी? 20। अब कीमत हो गई कम, कितनी हो गई? 10 रुपए, फिर भी मांग कितनी है? 20। अब देख लेते हैं कि नया मांग वक्र मिलेगा या नहीं। तो किसी भी कारण से चलिए इसे देखते हैं। ये OX अक्ष पर हमारा हो गया मांग, और यहाँ पर हो गई बच्चों P अर्थात हमारी कीमत। अब OY अक्ष पर, तो चलिए ये 10 रुपए और ये 20, ये 10 और ये 20। तो पहले मांग कितनी थी बच्चों? इधर देखिए मांग एक समान है, तो मैं सीधे यहाँ पर इसको ले लेती हूँ 20। तो जब कीमत 20 रुपए थी तो मांग भी 20। चलिए बना लेते हैं, ये हमारा हुआ ये मांग वक्र हमें मिला D1 D1। लेकिन किसी भी कारणवश कीमत हो गई कम, चीजें हो गई सस्ती। उसके बावजूद जो मांग का नियम है कि अगर चीजें सस्ती हो गई हैं तो मांग बढ़नी ही चाहिए, मांग बढ़ेगी ही। लेकिन यहाँ पर देखिए मांग नहीं बढ़ी, वो जैसी थी वैसी ही रही। तो दूसरे नजरिए से आप इसे देखो तो एक तरह से ये मांग में कमी ही है, क्योंकि उसे बढ़ना था और वो नहीं बढ़ी। तो इसीलिए हम इसे इकोनॉमिक्स में मांग में कमी के अंतर्गत रखते हैं, और इसे भी शामिल करते हैं हम मांग में परिवर्तन के रूप में। तो अब जब कीमत घटकर 10 रुपए हो गई बच्चों, तो यहाँ पर मुझे एक और रेखा मिली, और उसके लिए मैं जब वक्र बनाऊंगी तो ये वक्र मेरा होगा D2 D2। और आपने देखा कि ये भी खिसक कर किस ओर आया? इस वक्र की तरफ, पीछे की तरफ आया। तो अगर वक्र खसक कर पीछे की ओर आ रहा है, एक नया वक्र मिल रहा है, तो ये किस स्थिति को बताएगा? मांग में कमी की स्थिति को बताएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि मांगी गई मात्रा एक अलग चीज है। क्यों अलग है? क्योंकि वो कीमत से प्रभावित होती है, और मांग में परिवर्तन कीमत से प्रभावित नहीं होता, अन्य किसी भी तत्व से प्रभावित होता है। अगर कीमत को छोड़कर किसी भी कारणवश, जैसे शादियों के समय में जो दूल्हे की पगड़ी होती है, भाई कीमत का फर्क ही नहीं पड़ता, बस लेना है तो लेना है, तो वहां पे आप कहेंगे कि उस स्थिति में मांग में परिवर्तन होता है, कीमत प्रभावित नहीं कर पाती। लेकिन आप हर रोज जो कीमत देखकर सब्जी खरीदते हो ना, तो वहां पे आपको बोलना है कि मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, मांग में नहीं। तो याद रखिएगा, डेली यूज में जो आप कीमत देख देख के जब वस्तुएं खरीदेंगे तो आप कहेंगे कि वो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जहां पर आप कीमत को एक तरफ रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कीमत से, तो ऐसे में एक्चुअली में मांग में परिवर्तन होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये हमारे अर्थशास्त्र का। इससे संबंधित प्रश्न बहुत अलग अलग तरीके से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। इसी के साथ मांग से संबंधित भी कई वीडियो मैंने बनाए हैं जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। मांग और मांग के नियम में आप जाकर उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने अपने दूसरे वीडियोस के लिंक दिए हैं, और हर एक यूनिट, हर एक कॉन्सेप्ट पे मैंने कई वीडियो बनाए हैं, जिसे आप देखिए, आपको पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और एक पहल कि इसे अर्थशास्त्र पढ़ने और पढ़ाने वालों तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश कीजिए, ये मेरी आप सबसे एक विनम्र विनती है। इसी के साथ बच्चों चलिए अपने संकल्प को दोहराते हैं, पढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, और आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य है।